नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला, सारा देश 100 खबरों में। आज मोदी सरकार को ठीक 1 साल पूरे हो रहे हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। पीएम मोदी ने लिखा कि मेरे प्रिय देशवासियों, पिछले साल आज के ही दिन मुझे प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। मैं खुद को प्रधान सेवक समझता हूं, जो पूरी भक्ति के साथ अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार का खास ध्यान गरीबों की सेवा, बेसहारों, मजदूरों और किसानों पर है। जनधन योजना, अंत्योदय योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना ऐसी योजनाएं हैं जो अन्नदाता सुखी भव के हमारे मकसद को सुनिश्चित करेंगी। अपने राष्ट्र के नाम संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल जब मैंने कार्यभार संभाला था तब हालात अच्छे नहीं थे, महंगाई बढ़ रही थी। आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि देश तेजी से विकास कर रहा है। आज केंद्र सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के 55 मंत्री नेता देश के अलग अलग हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साल भर की उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करनाल में, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू में, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भोपाल में, वित्त मंत्री अरुण जेटली अहमदाबाद में, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू पुणे में और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु विदिशा में, जल संसाधन मंत्री उमा भारती मेरठ में, टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद बेंगलुरु में तो मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी का जिम्मा संभालेंगी। स्किल डेवलपमेंट मंत्री राजीव प्रताप रूडी बिहार के बाढ़ में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पूर्णिया में और खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करनाल में एक विशाल रैली करेंगे। ये रैली करनाल के सेक्टर 12 के हुडा ग्राउंड में होगी। रैली में सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ हरियाणा के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। रैली की तैयारियों के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमर कसी हुई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। रैली में अमित शाह लोगों को मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियों से रूबरू करवाएंगे। मोदी सरकार ने अपने 1 साल पूरा होने पर जनता तक अपना हर काम पहुंचाने के लिए अपने सभी नेताओं को लगा दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर, जबलपुर में प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और इंदौर में प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान पहुंचेंगे। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल भोपाल पहुंचेंगे और ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर कारखाने की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बीजेपी ने एक विशेष रथ भी तैयार किया है। ये सभी छोटे छोटे शहरों और गांवों में भेजा जाएगा और लोगों को मोदी सरकार के काम के बारे में बताया जाएगा। एमपी के सभी मंत्री और सभी पदाधिकारी आज से ही 3 दिन तक इस काम में जुटे रहेंगे। केंद्र सरकार के 1 साल के जश्न और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से तैयारी की। राजनाथ सिंह जोधपुर के रावण के चबूतरा मैदान में 28 मई को लोगों को मोदी की सरकार के कामों के बारे में विस्तार से बताएंगे। दिन भर बीजेपी पदाधिकारियों ने अलग अलग बैठकें आयोजित करके आम सभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने को लेकर चर्चा की है और सबको जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। गृह मंत्री के कार्यक्रम के लिए भी वहां तमाम नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मथुरा में अपनी सरकार के 1 साल के काम की तुलना यूपीए सरकार के काम से की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के बुरे दिन खत्म हुए और देश में चारों तरफ उमंग की एक नई लहर है। एनडीए सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचे और सरकार का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया। पीएम मोदी ने कहा है कि 365 दिन मैंने और सरकार ने जो काम किए हैं, अगर मैं उसे गिनाना चाहूं तो 365 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर पल नया निर्णय, हर पल नया परिवर्तन का प्रयास मैंने किया है। मैं कभी चैन से बैठूंगा नहीं, मैं कभी छुट्टी नहीं लूंगा, मैं कभी आराम नहीं करूंगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टी बताते हुए कहा है कि देश की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिला करके परिवारवाद की राजनीति को जड़ से ही उखाड़ फेंका है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ये पूछा कि पिछले 1 साल में कहीं से कोई घोटाले की खबर आई है क्या और क्या रिमोट कंट्रोल की खबर आई। नेताजी के दामाद की कहानी सुनी, नेता और बेटे का किस्सा भी सुना है क्या कोई। पीएम नरेंद्र मोदी ने मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के आदर्शों से प्रेरणा लेकर के कई योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए दीनदयाल धाम अपने आने का मौका मिलने पर आभार भी जताया। पंडित दीनदयाल धाम की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। मोदी ने यह कहा कि श्री कृष्ण का संदेश था, कर्म करते रहो। पंडित दीनदयाल जी का संदेश था कि ना थको, ना रुको, ना झुके, चलते रहो।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज एक दिन के लिए अमेठी दौरे पर हैं। स्मृति दौरे की शुरुआत सोलन विधानसभा से करेंगी और वहां 5,000 गरीबों को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत बीमा की सौगात देंगी। स्मृति ईरानी अमेठी विधानसभा क्षेत्र के मिश्रवाली, गौरीगंज के कमलानगर, जगदीशपुर के भगीरथपुर और तिलोई के नहर कोठी भी जाएंगे, जहां पर वो सभाओं को संबोधित करेंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने आज मोदी सरकार की पुण्यतिथि मनाने का ऐलान किया है। इसके लिए महाराष्ट्र के कई जगहों पर सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में कांग्रेस रैली भी करेगी। आज सुबह 11 बजे से मुंबई के गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान तक विशाल पदयात्रा निकालने की भी योजना है। पदयात्रा में कांग्रेस किसानों की खुदकुशी, भूमि अधिग्रहण जैसे कई और मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। 1 साल पूरा होने के मौके पर मोदी सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस भी उनकी नाकामियों को पिटारा खोलकर बैठी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार की योजनाओं के नाम बदल करके ही मोदी सरकार उसे नए नाम से चला रही है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में काम से ज्यादा अपना बखान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के पास कोई विजन ही नहीं। मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को कांग्रेस ने निराशाजनक बताया है और पूरे राजस्थान के बीजेपी सांसदों का सुबह 11 बजे घेराव यहां किया जाएगा। चाहे सांसद घर पर हो या दफ्तर में, घेराव को सफल बनाने के निर्देश पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने दिए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया है। यह सत्र आज और कल चलेगा। विशेष सत्र बुलाने की वजह है केंद्र सरकार की वो अधिसूचना जिसमें गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को उसकी संवैधानिक सीमा बताई थी। केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के टकराव के बीच केंद्र ने यह अधिसूचना जारी की थी। विधानसभा के विशेष सत्र से इस अधिसूचना पर चर्चा होगी और ऐसी अटकलें हैं कि इस अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में कोई प्रस्ताव भी पास हो सकता है। माना जा रहा है कि अधिसूचना के खिलाफ विधानसभा से पारित प्रस्ताव को केजरीवाल सरकार राष्ट्रपति के पास भेजेगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी भी कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को एक बड़ी राहत दी है और केंद्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए ये व्यवस्था दी है कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जिन मुद्दों पर चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है, उस बाबत एलजी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को चुनी गई विधानसभा के मसलों में अपनी विशेष शक्तियों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। केजरीवाल ने इसे दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी जीत बताया है, तो वहीं केंद्र सरकार के लिए इसे शर्मिंदगी करार दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली में एसीबी को अब कमजोर करने की केंद्र सरकार की कोशिश नाकाम हो गई। ओपन कैबिनेट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता के सवालों का जवाब देते हुए एक बार फिर बड़े बड़े वायदों को दोहराया। पूर्ण राज्य के दर्जे पर सवाल का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली सरकार के कई अधिकार अपने पास रख लिए हैं जो उन्हें वापस मिलने चाहिए और अगर पीएम मोदी का साथ मिले तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। केजरीवाल मीडिया से नाराजगी के सवाल पर थैंक यू मीडिया से हमारी कोई नाराजगी नहीं है कहते हुए नजर आए। हम मजीठिया कमीशन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब झूठ आप दिखाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ओपन कैबिनेट में अपनी सरकार की प्राथमिकताएं इन्होंने गिनाई। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार 11 मुद्दों को प्राथमिकता लेकर के आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक उनकी सरकार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, जेजे कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, एंटी करप्शन, ट्रैफिक पोल्यूशन और महंगाई इसमें शामिल है। यही नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली में 67 सीट्स पर मिली जो भारी जीत है उसको भगवान का करिश्मा बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ओपन कैबिनेट पर विरोधियों ने करारा वार किया है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके 100 दिन की सरकार केवल विवादों की सरकार रही। कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को 100% फेल सरकार बताया। राजस्थान में आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जरों के आंदोलन लगातार जारी है। आज आंदोलन का 7वां दिन है। आज दोपहर 12 बजे कोटपुतली के एक गांव में गुर्जर समुदाय की पंचायत है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। गुर्जर आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला ने सरकार की बातचीत के लिए जयपुर आने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बेंसला ने सरकार से कहा कि अगर बातचीत करनी है तो उनके प्रतिनिधि को बवाना आना होगा। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद पुलिस ने गुर्जर नेताओं की धरपकड़ भी अब तेज कर दी और इसके लिए छापेमारी की जा रही है। उधर गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला को लू लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुर्जर आंदोलन की आज उत्तर प्रदेश के बागपत तक आ पहुंची है। बागपत में भी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों ने हजारों की भीड़ के साथ रेल रोककर प्रदर्शन किया।
रेल रोकने की सूचना मिलने पर पुलिस को स्थिति काबू में करनी पड़ी। हालांकि घंटों तक ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रही और यात्रियों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुर्जर के आंदोलन ने कल उस वक्त हिंसक शक्ल अख्तियार कर ली जब दौसा में सैनी समुदाय के लोगों से हिंसक झड़प हुई। खबर है कि कुछ गुर्जरों ने सैनी समुदाय के एक धार्मिक कार्यक्रम पर पथराव किया, जिस पर बवाल हो गया। हालात बिगड़ते देख अर्धसैनिक बलों की 14 टुकड़ियां राजस्थान में तैनात कर दी गई। सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाते हुए जयपुर आगरा हाईवे को खुलवा दिया और शाम होते होते प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को फिर एक बार बंद करवा दिया। दौसा के सिकंदरा चौराहे पर आंदोलनकारियों ने राजस्थान रोडवेज की बसों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। अनुमान के मुताबिक राजस्थान रोडवेज को इस आंदोलन की वजह से रोजाना करीब 15 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने उत्तराखंड, हिमाचल के साथ साथ हरियाणा में भी यमुना नदी में बहने वाले पानी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यमुना नदी में गिरने वाली ट्रेनों की भी जानकारी ली और हथनीकुंड बैराज से और ज्यादा पानी छोड़े जाने की बात कही। जम्मू कश्मीर में एक वीडियो सामने आया है जिसमें पीडीपी के पूर्व विधायक मदद के लिए आई महिलाओं को अलगाववादी नेता से मिलने की सलाह दे रहे हैं। इस वीडियो में महिलाओं का एक ग्रुप सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर में मदद की मांग के लिए पहुंचा है, तो पार्टी के दफ्तर में बैठे निजामुद्दीन भट्ट उन्हें अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के पास जाने को कहते हैं। मदद मांगने वाली वो महिलाएं हैं जो कि आतंकियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुनर्वास योजना के तहत अपनी पतियों के साथ पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान से आई हैं। भारत सरकार बिहार के 3 शहरों में 4 कृषि कॉलेज खोलने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी में कहा है कि इस संबंध में बिहार सरकार से जमीन की मांग की गई है। जैसे ही जमीन मिलेगी उन महाविद्यालयों को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। 2 जून को मऊ में राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी जुट गई है। आईसीसी महासचिव दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित कई दिग्गज नेताओं ने मऊ में होने वाली सभा स्थल का दौरा किया। यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में करीब 1.5 साल से बंद आसाराम से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए बीजेपी नेता और जाने माने वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की है और आज आसाराम की रिहाई के लिए बहस करेंगे। अदालत में स्वामी के सहायक याचिका दायर करने के लिए अदालत में पेश हुए, जिसके बाद अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। आपको बता दें कि आसाराम करीब 1.5 साल से जेल में है। देश की राजधानी दिल्ली के एम्स में 6 साल की मासूम बच्ची की दोनों किडनी गायब करने का मामला सामने आया है। एम्स प्रशासन ने इसके लिए जांच कमेटी बनाई है। फिलहाल दीपिका की जिंदगी डायलिसिस के जरिए चल रही है। बरेली से इलाज कराने के लिए आई दीपिका की एक किडनी का साइज दूसरी किडनी से बहुत ज्यादा बड़ा था। ऑपरेशन किया गया तो उसके पेट के दर्द के साथ साथ कई और परेशानियां शुरू हो गई। जांच में बच्चे की दोनों किडनियां ही गायब होने का पता चला। मध्य प्रदेश के रतलाम में 8 साल के मासूम बच्चे ने अपने हौसलों से शारीरिक चुनौती को मात दे दी है। 8 साल के अब्दुल के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो तैर रहा है। उसका सपना है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर तैराक बने। अब्दुल ने 1 साल पहले हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर अपने दोनों हाथ खो दिए थे, लेकिन अब्दुल ने हौसला नहीं छोड़ा। अब्दुल ने महज 20 दिनों में तैराकी सीखकर सभी को हैरत में डाल दिया। महाराष्ट्र के नासिक में ट्रेन यात्रा के दौरान खाने पीने में नट बोल्ट निकलने के बाद शिकायत करने गए यात्रियों पर गर्म तेल फेंकने का मामला सामने आया है। ये खौफनाक आरोप पेंट्री कार में वेटर और वेंडर पर लगा है। यशवंतपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस में हुई गर्म तेल फेंकने की इस घटना में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं यात्रियों के साथ हुई हाथापाई में 2 वेंडर भी घायल हो गए हैं। आक्रोशित यात्रियों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ट्रेन को स्टेशन पर ही रुकवा दिया और उसके बाद पुलिस ने 16 वेंडर और वेंडरों को हिरासत में लिया है। तब जाकर मामला शांत हुआ और ट्रेन फिर आगे रवाना हो पाई। मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर शनिवार को 5 संदिग्ध मानव रहित पैराशूट देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। 5 संदिग्ध पैराशूट का रहस्य सुलझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस मामले में केंद्रीय एजेंसीज ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ के एडीजी भी हवाई अड्डे पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये मानव रहित पैराशूट किसके थे और कहां से आए थे। पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन पर हॉकर्स ने एक आरपीएफ जवान को पीट कर मार डालने का आरोप इन पर लगा है। पुलिस के मुताबिक करीब स्टेशन पर सामान बेचने वालों ने पुलिस कैंप पर हमला किया और लाठी डंडे से समरेंद्र को बेदर्दी से मारा। दरअसल कुछ आरपीएफ वालों ने स्टेशन पर सामान बेचने वालों को मना किया और फिर उनकी पिटाई कर दी और इसके बाद लाठी डंडों से लैस हॉकर्स ने भी चौकी पर हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। रविवार को हुए यूपी सीपीएमटी की परीक्षा में पेपर लीक करने की कोशिश के आरोप में यूपी एसटीएफ ने दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया। इन लोगों को स्पाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एसटीएफ की टीम ने लखनऊ की जियामाउद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 4 डॉक्टर और छात्र भी शामिल हैं। यूपी एसटीएफ का दावा है कि सीपीएमटी की परीक्षा में सेंधमारी हुई है। हालांकि एसटीएफ ने पेपर लीक की पुष्टि नहीं की है और इस पूरे मामले में अब जांच जारी है।
दिल्ली में सोमवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पारा 45.5 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पाला में एयरपोर्ट पर तो तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो यूपी, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भी गर्मी से झुलस रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जबरदस्त गर्मी का ये दौर 28 तारीख तक बना रहेगा। गर्मी और लू से अकेले दक्षिण भारत में मौत का ये आंकड़ा 700 के पार जा चुका है। आंध्र और तेलंगाना में गर्मी से 750 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले आंध्र प्रदेश में 551 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तेलंगाना में 213 लोगों की जान चली गई है। आंध्र के काकीनाडा में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। विजयवाड़ा में तापमान 46 डिग्री रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र और तेलंगाना में गर्मी का प्रकोप अभी 5 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। मेरठ के गोदाम में छापा मारकर पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम ने कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे किए गए राशन के गेहूं और चावल की करीब 500 बोरियां बरामद की हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क से सटी रूट के पास अचानक टाइगर के आ जाने से सैकड़ों लोगों की भीड़ यहां मौके पर जमा हो गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। टाइगर लगभग 1.5 घंटे तक सड़क के पास ही रहा और फिर पहाड़ी पर चला गया। राजधानी दिल्ली में अज्ञात हमलावरों ने 45 साल की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला अपने घर के बाहर खड़ी थी कि तभी मुंह पर रुमाल बांधकर आए 3 हमलावरों ने महिला पर गोली चला दी। गोली महिला की कमर में लगी। महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। महिला की बेटियों ने पिता पर ही हमले का आरोप लगाया। मुंबई से सटे थाने में पति पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। पति पत्नी ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी है और 4 साल के बेटे को पति अपने पास रखना चाहता है। शाहपुर बावड़ी इलाके में महिला विजया बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए आई थी और हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है। उसका बॉयफ्रेंड भी इसमें घायल हो गया। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में शूटआउट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दहाड़े एक शख्स को गोली मारकर फरार हो गया। ये घटना 22 मई की है। ये शूटआउट अमिताभ बच्चन के सेट से कुछ दूरी पर ही हुआ था, जिसमें कि राजू शिंदे नामक एक शख्स पर 2 गोलियां चलाई गई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। सेट बनाने का काम करने वाले राजू का इनसे विवाद हो गया था। तब राजू ने अपने साथियों के साथ इनके साथ हाथापाई की थी। इसका बदला लेने के लिए आरोपियों ने राजू पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाइक में आए बदमाशों ने घर में घुसकर सीमेंट व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है और वहां से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब बदमाशों को पकड़ने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मऊ में फायरिंग की आवाज से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग गोली चलने की आवाज की तरफ भागे तो इलाके में इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला पन्ना गोलियों से चलने दिखाई दिया। इलाज के दौरान ही पन्ना की मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने जब शव रख करके सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई है। आला अधिकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। दंतेवाड़ा जिले के केसापुर और गोंदपाल में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। हथियारबंद नक्सलियों ने पहले पूरे गांव को घेर लिया, उसके बाद बेरहमी से नक्सल विरोधी अभियान चला रखे दोनों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। श्रीनगर के गांधीरबल में माता महाराज्ञा के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालुओं पहुंच रहे हैं। यहां माता को दूध और खीर चढ़ाया जाता है। मेला खीर भवानी के दर्शन के लिए हर धर्म के लोग यहां पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने कटिहार के 130 नवयुवकों की नौकरी छीन ली है। पंचायती राज के नियमों का हवाला देते हुए इन्हें बहाल किया गया था और सरकार से अनुशंसा नहीं मिलने पर इन युवकों को नौकरी से निकाल दिया गया था। वैशाली के महुआ में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद मृतक के गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और डॉक्टर से हाथापाई भी की। परिजनों का आरोप है कि उपचार में डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण ही युवक की मौत हुई है। इधर धनबाद के कोल डैम पर दुर्गानगर के लोगों ने बिजली और पानी की मांग को लेकर एरिया के एजीएम को घंटों बंधक बनाकर रखा। अधिकारियों की गाड़ियों पर भी लोगों का एक गुस्सा फूटा। पुलिस ने लोगों को समझाकर लगभग 4 घंटे बाद बंधक बने एजीएम को छुड़ा दिया। वहीं आईपीएल सीजन 8 की विजेता बनी मुंबई इंडियंस टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में जमकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर मुंबई इंडियंस के सभी खिलाड़ियों ने मैदान में घूमकर दर्शकों के साथ खुशी का इजहार किया। पूरा वानखेड़े स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। जहां देखो बस मुंबई इंडियंस का नीला रंग बिखरा हुआ था। जश्न के इस खास पलों में मुंबई इंडियंस की ओनर नीता अंबानी ने अपनी टीम को बेस्ट बताया। स्टेडियम के बाद भी इस पूरे मुंबई इंडियंस के जश्न को रात भर देखा गया। मुंबई इंडियंस टीम की ओनर नीता अंबानी ने टीम से जुड़े सभी लोगों को दावत दी। मुंबई इंडियंस टीम की ओनर नीता अंबानी की दी पार्टी देर रात तक चलती रही। नीता अंबानी की इस पार्टी में हर क्षेत्र के मशहूर हस्तियों ने शिरकत की और टीम की जीत की बधाई दी। सचिन तेंदुलकर से लेकर बच्चन परिवार तक इस दावत में शामिल हुए। खुद नीता अंबानी मेहमानों को छोड़ती नजर आई, तो वहीं टीम से जुड़े दूसरे मेहमानों को भी दावत के बाद खुद परिवार के लोग बाहर छोड़ने आए।
सारा देश 100 खबरों में अब बारी है मनोरंजन जगत से जुड़े अहम खबरों की। कांस उत्सव में जज्बा फिल्म की पहली झलक ऐश्वर्या राय के साथ पेश करने के बाद जब फिल्म का संजय गुप्ता ने फिल्म के दूसरे पोस्टर में अभिनेता इरफान खान को दिखाया है। बजरंगी भाईजान की शूटिंग के दौरान कई कश्मीरी लड़कियां जब करीना से मिलने पहुंची तो करीना की खूबसूरती और साथ साथ उनके कपड़ों की भी खूब तारीफ की। करीना ने भी शूटिंग खत्म होते ही अपने कपड़े इन लड़कियों को दे दिए। टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल जूनियर में बतौर जज छोटे पर्दे पर आगाज करने वाली एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का कहना है कि वो अपनी सिंगिंग को निखारना चाहती हैं क्योंकि गाने के मामले में वो अभी बहुत कच्ची हैं। साल की बहुप्रतीक्षित फिल्म दिल धड़कने दो का प्रचार मेरा परिवार कई शहरों में करेगा और इसके साथ ही साथ फिल्म में अहम भूमिका निभा रहा प्लूटो मेरा नाम का कुत्ता भी फिल्म के प्रमोशन में बढ़ चढ़कर भाग लेगा।